Guys, today I am going to deal with the Indian Evidence Act 1872। आज हम इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ने वाले हैं। इसमें इसके हिस्ट्रीज को बारे में हम जानेंगे कि हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हिस्ट्री क्या रहा है। इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि किसके किसके द्वारा हमारे देश में मतलब राज किया गया है और उसके बाद से किसका किसका कानून हमारे देश पे लागू होता था। जैसे हिंदू का कानून लागू होता था, मुस्लिम का कानून लागू होता था, ब्रिटिश का कानून लागू होता था। इन सभी के हिस्ट्री के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट आया कैसे हमारे देश में। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में कि आखिर में इसका हिस्ट्री क्या रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट का। इन ऑर्डर टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस, जब हम लोग ट्रेस करते हैं, जब इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इसका इतिहास कितना साल पुराना है, मतलब साक्ष्य का जो इतिहास है वो कितना साल पुराना है हमारे देश में। वी हैव टू द 3 डिफरेंट पीरियड, तब हमको 3 अलग अलग पीरियड्स के बारे में पता चलता है। एक हिंदू पीरियड्स के बारे में पता चलता है, सेकंड मुस्लिम पीरियड के बारे में और थर्ड ब्रिटिश पीरियड के बारे में पता चलता है। इन्हीं तीनों पीरियड के बारे में हमें पता चलता है कि इनके द्वारा ही देश पे राज किया गया है और इनके द्वारा ही कौन कौन से सबूत छोड़े गए हैं, कौन कौन से सबूत के बारे में बताए गए हैं, इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जब हम लोग हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ में कैसे पता चलता है कि कौन कौन से सबूत हिंदू लॉ में अडॉप्ट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ सबूत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट जो होता है उसको हम डिवाइन लॉ कहते हैं। डिवाइन लॉ का मतलब वो जो होता है जो दैवीय होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था, चाहे और जो भी वेदें हैं, जो वेद में हमारे लिखे गए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे डिवाइन है, दिव्य हैं। और मानव के द्वारा जो हम जैसे मनुष्यों के द्वारा जो साक्ष्य दिया जाता है उसमें क्या होता है, जैसे गवाह दिया जाता है, दस्तावेज दिया जाता है, कब्जा और परिस्थिति को जो अनुमान्य है, मतलब जो हमसे जो हमारे हाथ में जो है, जैसे कि हम जाते हैं, हम न्यायालय में जाएंगे, हमको न्यायालय समन करेगी कि आप आइए और अपना गवाह बन के यहाँ इनके पक्ष में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं गवाह बन के जाऊँगा, मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने इनको देखा था कि ये चोरी कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का साक्ष्य हो गया। ये कहाँ दे दिया गया, न्यायालय में दे दिया गया। ये हिंदू लॉ के तरह से इस तरह से होता था। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ में। जब हमारे देश में मुसलमान शासकों द्वारा आया गया तो उस समय क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश राजवंश के समाप्त होने के बाद मुस्लिम शासकों ने खुद को भारत से अच्छी तरह से स्थापित किया था। देश में न्याय का इस्लामिक विचार भी अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मुसलमान शासकों को मतलब कि किस तरह से उनको न्याय दिया जा सके, इसलिए वो किस प्रकार से साक्ष्य दिया जा सके, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन गैर मुस्लिम जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी अपने लिए कानून बनाया था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, लेकिन जो गैर मुसलमान लोग थे, जैसे हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, पारसीस थे, ज्यूस थे, इन लोगों पे मुसलमान कानून तो लागू होता नहीं है, ना उस टाइम भी नहीं होता था। तो उसके लिए क्या किया जाता था, लेकिन गैर मुस्लिम विशेष रूप से हिंदू इस्लामी कानून के अधीन नहीं थे। उनके मामले को अपने धर्म से सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया गया था। विशेष रूप से विरासत, जैसे कि किसी का जैसे विल का मामला हो गया, किसी के वसीयत का मामला हो गया, किसी के फैमिली डिस्प्यूट मतलब शादी विवाह का मामला हो गया, इन सबों को भी मुस्लिम तौर तरीके से उस समय क्या किया जाने लगा, देखा जाने लगा। तो ये हमारे देश में अराजकता फैलने लगी कि आप मुस्लिम हैं, आप 4 शादियां कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मेरे धर्म में इस तरह से मेरे साक्ष्य में नहीं लिखा था, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था कि मुझे भी 4 शादियां करना है। तो ये मेरे ऊपर ज़बरदस्ती आप अपना कानून क्यों थोप रहे हैं। इससे क्या हो रहा था, समाज में अशांति पैदा हो रही थी, समाज में लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक, उसके बाद से आया ब्रिटिश पीरियड। मुस्लिम लॉ का तो ईरा यहीं से समाप्त हो गया कि मतलब जब मुस्लिम लॉ था तो वो अपना कानून चलाते थे। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश पीरियड का। ब्रिटिश पीरियड में क्या था, ड्यूरिंग 1835 टू 1855 एट लीस्ट 11 इनेक्टमेंट इन दिस एरियाज ऑफ लॉ वेयर डेल्ट विद इन 1868 अ ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाई सर हेनरी समनर मैन विच वॉज फाउंडेड अनसुटेबल फॉर द कंट्री। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया हमारे देश में तो अंग्रेज क्या थे, सब अंग्रेज पढ़े लिखे थे, सब वो जानकार थे, सब उनके देश में क्या था, पहले से कानून व्यवस्था चली आ रही थी। वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि अगर जो जिस चीज़ को चाहता है वो चीज़ उसको दिया जाए तो हमारे राज्य में क्या होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक यूनिफॉर्म
एक यूनिफॉर्म कानून सभी नागरिकों के लिए क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या थे, सर हेनरी मेन से कहा गया था कि आप एक जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट का एक आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करिए, उनसे कहा गया था। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, बट जो सर समनर मेन ने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करके हम लोगों को दिया वो हमारे इंडिया के लिए ड्राफ्ट सूटेबल नहीं था, जो उस समय उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। फिर दूसरे लोगों को कहा गया कि आप ऐसा करिए कि आप ड्राफ्ट को क्या करिए, फिर से प्रिपेयर करिए। तो जब दूसरे ड्राफ्टमैन को दिया गया कि आप इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करिए, तो उनका नाम था सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, उनका नाम था, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट जो उस समय प्रोपाउंड किए थे, उनका नाम था सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, जिनको स्टीफन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को जिसने प्रिपेयर किया उनका नाम क्या है, तो स्टीफन करके उनका नाम ऑप्शन में देता है। इन 1872 इन्होंने 1872 में प्रिपेयर किया बिल, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया फॉर द एक्ट एज इन द प्रेजेंट डे, हु वाज इंटरेस्टेड विथ द सेम वर्क इन 1871। फिर उसके बाद से क्या होता है, फाइनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज ड्राफ्टेड। यहाँ पे क्या होता है, जो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है 1872 में, और वो क्या किया जाता है, पास भी हो जाता है पार्लियामेंट में। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब एक्ट ये बना है तो किस लिए बना है, किसके उद्देश्य के लिए बना है, किसके फ़ायदे के लिए बना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा ड्राफ्ट हो रहा था तो उसमें एक आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिकल 44, जिसमें यूसीसी की बात की गई है, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। मतलब सभी लोगों के लिए एक देश में एक कानून, मतलब एक समाज में एक कानून का रखा जाएगा, एक कानून को रखा जाएगा, ठीक। तो इसका ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताना चाहता। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड एविडेंस एक्ट इज़ टू फैसिलिटेट द जजेस टू फॉर्म अ रेशनल कंक्लूजन। मतलब एविडेंस एक्ट इसलिए बना है कि जजेस जो होते हैं, जो जजेस न्यायपालिका में जो न्याय बैठ के देते हैं, अगर एक समान सबके लिए कानून रहेगा तो वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, जजेस अच्छे से समझदारी के साथ, रेशनल का मतलब होता है समझदारी के साथ, वो क्या कर सकते हैं, न्याय निर्णय दे सकते हैं। एज टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट फैक्ट, जो भी मामला उनके समक्ष आता है, अगर हमारे पास साक्ष्य प्रस्तुत करने का, चाहे साक्ष्य लेने का कोई हमारे पास एक तरीका होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, न्याय दे सकता हूँ। अब एविडेंस लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एविडेंस, विशेषण, लॉ ऑफ एविडेंस का मतलब होता है विशेषण कानून के तहत ये आता है। जो लॉ ऑफ एविडेंस होता है ये विशेषण कानून के तहत आता है। लॉ ऑफ एविडेंस यह बताता है कि अदालत के सामने कैसे पहुँचे, हमको एक क्या देता है, ये रूल रेगुलेशन, एक तरीका देता है किस तरह से हमको अदालत के सामने पहुँचना है। हमारा मन किया वैसे हम चले गए कोर्ट में, ऐसे तो जा नहीं सकते जब तक हमको समन नहीं किया जाएगा, चाहे जब तक हमको कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा कि आप आइए और अपनी बात को रखिए, वैसे तो हम कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस बताता है अदालत के समक्ष हमारे दावे को कैसे स्थापित करें, मेरे पास जो भी सबूत हैं, जो भी तथ्य हैं, मैं अदालत के सामने कैसे रखूं, ये सब चीज़ हमको बताता है, लॉ ऑफ एविडेंस बताता है। फिर लॉ ऑफ एविडेंस हमको बताता है अधिकारों के साथ साथ प्रक्रियाओं से संबंधित है। जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये सब्सटेंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है, इसका बड़ा महत्व होता है। अब इसका इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो एविडेंस वर्ड है इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, एविडेंट और एविडर, विच मीन्स टू प्रूव, टू डिस्कवर क्लियरली। एविडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से प्रूव करना जिससे जिसका दोष है वो सिद्ध हो सके कि हाँ ये गलती इसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और उसको क्या करना है, स्टेट का काम है उसको सजा देना, यही बताया गया है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, ये अपने आप में जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसका साथ देने के लिए हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है, आईपीसी आता है, और भी लॉ आते हैं, ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है। इंडियन एविडेंस एक्ट इस लैक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, ये लॉ ऑफ लैंड से डील करता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस इज बेसिकली प्रोसीजरल लॉ, बट सम ऑफ इट्स प्रोविजंस आल्सो कम अंडर द सब्सटेंटिव लॉ। ये प्रोसीजरल लॉ है लेकिन ये सब्सटेंटिव लॉ में भी क्या करता है, डील करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि
इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स में इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को टोटल 11 चैप्टर में डिफाइन किया गया है और 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ ये किस किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसको 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है जिसको हम लोग रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं। जो पार्ट 2 है इसके अंदर ऑन प्रूफ को डिफाइन किया गया है, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। जो पार्ट 3 है इसमें प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस आता है, इसके अंदर 5 चैप्टर्स को डिफाइन किया गया है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग भी अगर इंडियन एविडेंस को पढ़ेंगे, इंडियन एविडेंस 1872 को, तो किस तरह से आसानी से आप उसको समझ सकते हैं और किस तरह से आप उसको याद भी कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको अक्सर मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन। जो हमारा पार्ट फर्स्ट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 55 तक डिफाइन किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इसमें सेक्शन 1 से लेकर के 55 तक डिफाइन किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत हमको 2 पार्ट्स में इसको हमने डिफाइन किया गया, मतलब इसमें हमको बताया गया है कि 2 चैप्टर हैं। पार्ट फर्स्ट में 2 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट में है जो प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक हमको बताता है, और जो चैप्टर 2 है जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है, जिसके अंतर्गत हम लोग डील करते हैं सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक। ये हमारा पार्ट फर्स्ट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर इसी के अंतर्गत जो सेक्शन जो चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जो सेक्शन 1 से 4 तक जिसमें डिफाइन किया गया है, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। टाइटल एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 जो है रिपील्ड कर दिया गया। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस को बताया गया है। सेक्शन 3 एंड 4 में डेफिनेशंस को बताया गया है पार्ट फर्स्ट में। अब हम बात दोस्तों करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में ऑन प्रूफ, जो ऑन प्रूफ के बारे में डिफाइन करता है, जो कि डील करता है हमारा सेक्शन 56 से लेके 100 सेक्शंस के बीच में, जो कि 4 चैप्टर में इसको डिफाइन किया गया है। जो हमारा चैप्टर 3 डील करता है फैक्ट विथ नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो हमारा चैप्टर 4 है वो डील करता है, चैप्टर 3 जो है डील करता है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये होता है सेक्शन 56 से लेके 58 तक। फिर जो हमारा चैप्टर 4 है वो डील करता है ऑफ ओरल एविडेंस, जो कि डील करता है सेक्शन 59 से लेकर के 60 तक। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। तो जो चैप्टर 5 होता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करता है। इसके अंतर्गत जो सेक्शन आता है 61 से 76 चैप्टर मतलब सेक्शन आता है। फिर हमारा पार्ट चैप्टर 6 आता है। जो चैप्टर 6 होता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो सेक्शन इसमें बताया जाता है सेक्शन 91 से लेकर के सेक्शन 100 तक होता है। मतलब अभी पार्ट 2 के बारे में मैं डिफाइन कर रहा था। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जो जब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, जो सेक्शन 61 से लेकर 67 तक है, इसमें 3 बातें हमको बताई गई हैं। 3 बातें क्या हैं? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 61 से 73 तक। फिर उसके बाद से पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ देयर ऑफ, इसमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 74 से लेकर के 78 तक। फिर चैप्टर 5 में प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट सेक्शन 79 से सेक्शन 90 तक डिफाइन किया गया। दोस्तों अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो भी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, जो भी प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी हम यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पार्ट सेकंड में ही चैप्टर 6 की बात करते हैं, जिसमें चैप्टर 6 में बताया जा रहा था ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें सेक्शन 91 से सेक्शन 100 तक डील किया जा रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो होता है इसके अंदर जो डील होता है, रिटेन इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रूव विथ द रिटेन इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन 91 में डिफाइन किया गया। फिर सेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस एंड एक्सेप्शंस 6 इन नंबर, सेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है। फिर हम बात करते हैं इसी में तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात जब हम लोग करते हैं सेक्शन चैप्टर 6 में ही, तो इसमें कहते हैं एम्बिग्यूटी ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 93 टू 98, हु में गिवन ओरल एविडेंस सेक्शन 99। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 99 any person may give oral evidence except parties to the document according to section 100. This chapter shall not apply to the Indian Succession Act 1865। मतलब ये जो दोस्तों मैं बता रहा था, ये पार्ट सेकंड के सेक्शन नंबर 91 से लेकर के 100 के बीच के मैं अंदर की चीज़ों को मैं बता रहा था। अब मैं आपसे डील करना चाहता हूँ पार्ट 3 के बारे में। जो पार्ट 3 के बारे में है, जो पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बताता है।
ठीक, इसके अंतर्गत आता है सेक्शन 106 से लेकर के 167 सेक्शन इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जो हमारा 106 से लेकर के 107 तक आता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें आता है वो चैप्टर 7 आता है, चैप्टर 8 आता है, चैप्टर 9 आता है। ठीक, तो चैप्टर 7 में क्या आता है हमारा ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक आता है, 114A तक आता है चैप्टर 7 में। फिर चैप्टर 8 में जो आता है हमारा स्टॉपेल का सिद्धांत आता है जो कि सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक है। फिर चैप्टर 9 के बारे में बात करते हैं, ऑफ विटनेस के बारे में आता है, सेक्शन 118 से लेकर के 134 तक इसके अंतर्गत आता है। फिर जब हम लोग चैप्टर 9 की हम बात करते हैं जिसमें ऑफ विटनेस की बात कर रहे हैं 118 से 134 तक, इसमें कई बातें आती हैं जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस होता है सेक्शन 118 से लेकर के 119 तक। फिर प्रिविलेज्ड विटनेस होता है सेक्शन 120 से लेकर 129 तक। फिर प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी सेक्शन 130 ये डील करता है। फिर रिफ्यूज़ल टू प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्री पोजेसर सेक्शन 131 डील करता है। फिर विटनेसेस नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट सेक्शन 132 में ये डील करता है। फिर अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की दोस्तों और चैप्टर 11 की बात करते हैं। जो चैप्टर 10 है हमारा, चैप्टर 10 हमारा डील करता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सेक्शन 135 से लेकर 166 तक ये डील करता है। इसके अंदर मैं बात करना चाहता हूँ कि सेक्शन 135 में क्या डील किया गया है, सेक्शन 137 38 में क्या डील किया गया है, इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो सेक्शन 135 है इसमें ऑर्डर ऑफ विटनेस के बारे में डील किया गया है सेक्शन 135 में। फिर जो हमारा सेक्शन 137 से लेकर 138 है इसमें डील किया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इन क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन को इसमें डील किया गया। फिर जो हमारा इसी में जो नेक्स्ट सेक्शन आता है जो 141 से लेके 143 तक आता है, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में क्या किया गया है, डील किया गया है। फिर आगे हम इसी में देखते हैं जो सेक्शन 147 क्या डिफाइन करता है। सेक्शन 147 डिफाइन करता है क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन 146 व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, ये सेक्शन 147 में ये डिफाइन किया गया। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 154 में जिसमें हॉस्टाइल विटनेसेस की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 162 की प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है थी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 163 का गिवन एज टू एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री कॉल फॉर एंड प्रोडक्शन ऑफ नोटिस, सेक्शन 163 में ये डिफाइन किया गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 165 में कोर्ट्स पावर टू पुट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर प्रोडक्शन, सेक्शन 165 में ये डिफाइन किया गया। और अब लास्ट में सबसे चैप्टर 11 को हम डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन आता है सेक्शन 167, मतलब 167 सेक्शन आता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस। ये सेक्शन 167 तक का ये पूरा खाका मैंने आपको विथ फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया है दोस्तों। ठीक, अब हम ओरिजिनली एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे कि हाँ ओरिजिनली एविडेंस एक्ट क्या होता है। अभी तक तो मैंने इसके हिस्ट्री को देखा है, इसके बैकग्राउंड्स को देखा है और उसके बाद से मैंने इसके फ्लो चार्ट्स को देखा है कि ये 11 चैप्टर्स में मतलब ये 11 चैप्टर्स में हैं और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जब आप बेयर एक्ट खोल कर देखेंगे तो उसमें सभी बातें बड़ी अच्छे तरीके से, अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के पार्ट फर्स्ट में जिसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में डिफाइन किया गया। जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड के बारे में हम लोग पार्ट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट होता है जिसमें प्रिलिमिनरी डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक इसमें डिफाइन किया गया है। और जो चैप्टर 2 होता है हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इसमें सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक डिफाइन किया गया है। जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होता है, इसमें क्या क्या अप्लाई होता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये संपूर्ण भारत पे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक, सबसे पहली तो बात यही है। दूसरी बात क्या है, अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये सभी और सभी कोर्ट पे लागू होता है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा ये सभी के सभी कोर्ट्स पे लागू होता है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, आर्बिट्रेशन। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सेना न्यायालय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। और उसके बाद से सुलह समझौता जहाँ होता है वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ नॉट एप्लीकेबल होता है। नॉट एप्लीकेबल टू कोर्ट मार्शल,
कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों, ये 6 जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। द आर्मी एक्ट में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, द नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट में क्या कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता है, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट में लागू नहीं होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एयरफोर्स एक्ट में लागू नहीं होता है। एफिडेविट्स का मतलब होता है शपथ, जो शपथ पत्र देते हैं हम लोग, इस पर भी एफिडेविट पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लागू होता है। और फिर जो छठवां है प्रोसीडिंग बिफोर एंड आर्बिट्रेटर, जहां मध्यस्थता, जहां सुलह समझौता होता है वहां पे भी एविडेंस का कोई काम नहीं होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज़ नॉट अप्लाई, इन सभी जगहों पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अप्लाई नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कमेंसमेंट पे, आखिर में ये आया कब। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ये आया कब। ये आया 1 सितंबर 1872 को हमारे देश में लागू कर दिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1 सितंबर 1872 को हमारे देश में लागू कर दिया गया था। जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड इन द सेक्शन 21, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसको सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया। किसके? CRPC के सेक्शन 21 में इसको डिफाइन किया गया, जो इसका जुडिशियल प्रोसीडिंग है। फिर आगे हम बात करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज सो मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कभी भी हम लोग कोर्ट में कोई भी बात लेते हैं तो वो शपथ पत्र पे लेते हैं, यानी कि ओथ पर लेते हैं। इस तरह से नहीं कि हमारा मन किया मैं गया और मैं गवाह बन के गवाही दे आया, नहीं, गवाही जो भी होती है वो शपथ पत्र पे होती है। अब नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कहाँ कहाँ नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, मतलब ये सब तो अभी तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात मैं कर रहा था, अब नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मैं बात बताना चाहता हूँ आपको कि आखिर में नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होता क्या है। नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पहला ये होता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही। जब कोई भी कार्य जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है तो वो नॉन जुडिशियल, जैसे कि मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ पूछा जाता है तो वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है। प्रोसीडिंग्स बाय ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स किया जाता है ट्रिब्यूनल में, मतलब कि जो अर्ध न्यायी होते हैं, चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल होता है, चाहे कोई भी आर्बिट्रेशन होता है, अगर ये काम किया जाता है तो वहाँ पे ये एविडेंस नहीं होता है और ये नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर कहीं होता है तो ये भी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। इंक्वायरी होता है बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा तो ये भी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में जो कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में बताता है कि आखिर में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता क्या है, हम किसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। एक तो कोर्ट के बारे में बताया गया है कि आखिर में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोर्ट क्या होता है, दूसरा रेलेवेंट के बारे में बताया गया है कि कौन सुसंगत क्या होता है, और फिर तीसरा बताया है फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य क्या होते हैं। इन्हीं 3 चीज़ के बारे में सेक्शन 3 में आपको हमको बताना है और पढ़ना है और समझना है। कोर्ट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसमें लिखा है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, कोर्ट्स में सभी जजेस आते हैं, एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एन एविडेंस। कोर्ट में वो सभी व्यक्ति आते हैं जो कि कोर्ट में बैठ के काम करते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर इसके अंतर्गत नहीं आता है। लीगली ऑथोराइज्ड, जो लीगली ऑथोराइज्ड है, कानून के द्वारा जो लीगल ऑथोराइज्ड है, आपको जिसको कहा गया है सिर्फ और सिर्फ वही ये काम कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इलुस्ट्रेशन की, इसके इलुस्ट्रेशन के। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, एक मिनट दोस्तों। ठीक, अब हम रिलेवेंट फैक्ट की नहीं कोर्ट के इलुस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कोर्ट का इलुस्ट्रेशन क्या होता है। कोर्ट का पहला इलुस्ट्रेशन हमारे पास होता है दैट देयर आर द सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। किसी चीज़ को सर्टेन ऑर्डर में और सर्टेन प्लेस पे रखना ही हमारा क्या होता है, हमारा फैक्ट इन इशू होता है, और यही हमारा कोर्ट कहता है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना और कुछ देखा, यह एक क्या होता है, एक प्रकार का यह एक तथ्य होता है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह क्या होता है, एक तथ्य होता है। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है या अमुक आशय रखता है, सद्भावनापूर्वक या कष्टपूर्वक कार्य करता है, यह क्या होता है, यह भी एक फैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे रेलेवेंट की कि आखिर में रिलेवेंसी क्या होता है, सुसंगतता क्या होती है। सुसंगत क्या होता है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है तब जब वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सुसंगत हो, उसको हम लोग रेलिवेंट कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ एक दूसरे से मिल रहा है तभी वो सुसंगत है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक सीन क्रिएट करने वाला हूँ। सीन क्रिएट करने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मर्डर हुआ हो,
किसी का मर्डर कैसे होता है, जैसे कि मर्डर जहाँ पे हो जाता है जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लड गिरा होगा, किसी न किसी के जूते का निशान होगा, उसके बाद से कुछ कोई चाकू होगा या फिर किसी ना कहीं वो टच किया होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी रेलिवेंट फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब फैक्ट इन इशू के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों फैक्ट इन इशू क्या होता है? द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट। फैक्ट इन इशू में कोई भी तथ्य इंक्लूड होता है फ्रॉम विच ईदर और इट सेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट दैट एग्जिस्टेंस। किसी दूसरे चीज़ से किसी दूसरे चीज़ का मिलाना, ये क्या होता है? फैक्ट इन इशू होता है। जैसे कि आदमी नहीं होता है जूता, ये अच्छा तो इस टाइप का जूता यही व्यक्ति पहन के आता था, ये इसी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो ये क्या होता है? फैक्ट इन इशू में ये जो है विवादक तथ्य इसको कहा जाता है कि अच्छा ये तथ्य विवाद में है कि सही प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये प्रूफ करना किसका काम है? ये प्रूफ करना कोर्ट का काम है कि अब कोर्ट इस साक्ष्य को देखेगा, इस साक्ष्य को देखेगा। अगर दोनों चीज़ एक साथ मिल जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये दो काम इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि सेक्शन 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 4 में हमारे पास यहाँ पे आता है प्रिजम्पशंस की बात करता है। प्रिजम्पशंस का मतलब होता है किसी चीज़ की अवधारणा करना। किसी चीज़ का भी हम लोग क्या करते हैं? अवधारणा कर लेते हैं कि अच्छा ये काम इसके द्वारा किया गया होगा, अच्छा ये काम इसके द्वारा नहीं किया गया होगा, ये अवधारणा होता है प्रिजम्पशन, जिसको कि हम लोग प्रिजम्पशन के नाम से जानते हैं। ठीक, हाँ दोस्तों, हम लोग प्रिजम्पशन की बात कर रहे थे। प्रिजम्पशन में आता है कि किस तरह से हम लोग किसी चीज़ को प्रिज्यूम करते हैं। प्रिज्यूम किसी और को नहीं बल्कि न्यायालय करेगा। प्रिज्यूम, मेरे कहने का मतलब प्रिज्यूम कोई नहीं कर सकता, प्रिज्यूम कभी भी करेगा तो वो न्यायालय करेगा। यहाँ पे 3 बातें लिखी गई है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 चीज़ों की बात यहाँ पे की जाती है। मे प्रिज्यूम में क्या होता है? उपधारणा कर सकेगा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। इसमें कौन कौन से सेक्शन हम लोग डील करते हैं? इसमें हम लोग सेक्शन डील करते हैं सेक्शन 86, 87, 88, 90 और 90A, 114 एंड 113A। ये जो हमारा होता है ये मे प्रिज्यूम है। इसको मान लिया गया है कि ये चीज़ होता है, इसको मे प्रिज्यूम मतलब इसमें मे में है, ये मे प्रिज्यूम इसको कहते हैं। बात करते हैं फिर सेल प्रिज्यूम का। सेल प्रिज्यूम वो प्रिज्यूम होता है कोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा यदि यहाँ पर दूसरा पक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो उसे न साबित माना जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है इसमें सेक्शन 79, सेक्शन 85C, 1130, 113B, 114A एंड 111A सेल प्रिज्यूम में फॉल करता है। फिर कंक्लूसिव प्रूफ में जो निश्चायक सबूत होता है इसमें फॉल करता है सेक्शन 112, 113, 115, 116, 117, 41 और 82। ये सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ में फॉल करता है, जिसको साबित मानना ही पड़ेगा, जिसमें जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रेलेवेंसी की। आखिर में रेलेवेंसी होता क्या है, किसको हम लोग रेलेवेंसी कहते हैं? रेलेवेंसी 2 प्रकार का होता है, एक लॉजिकल रेलेवेंसी होता है और एक लीगल रेलेवेंसी होता है। जब जो लॉजिकल रेलेवेंसी होता है वो इंग्लिश लॉ से आया था, जो लॉजिकल रेलेवेंसी होता है वो इंग्लिश लॉ से आया था, और जो लीगल रेलेवेंसी होता है वो इंडियन लॉ के द्वारा आता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की बात करते हैं तो सेक्शन 5 में जब हम लोग आते हैं तो एविडेंस, यहाँ पे एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट की बात करता है। फैक्ट इन इशू में और रेलेवेंट फैक्ट की बात करता है। एविडेंस में भी गिवन, इसमें 2 बातें बताई गई हैं, एक ए एक बी, ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, एंड बी बता रहा है ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ अनदर। ये हमको बताता है, ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमको बताता है। फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फार्मिंग पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसमें पार्ट परफॉर्मेंस कहता है ट्रांजेक्शन का। जैसे एक ए है और एक बी है, ए के द्वारा एक फैक्ट दिया जाता है और बी के द्वारा फैक्ट इन इशू में वो काम हो जाता है। अगर इन दोनों का रिलेशन हम लोग बनाते हैं तो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन हो जाता है। ए कह रहा है कि मैंने गोली मारा था और बी ने कहा था कि हाँ इसने गोली मारा था, तो दोनों की बातें क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है। तो ये बात सेम ट्रांजेक्शन में हो जाती है। यहीं पे एक जो सेक्शन 6 होता है इसी को हम लोग रेस गेस्टे के नाम से, डॉक्ट्रीन होता है, ये लीगल मैक्सिम होता है, ये डॉक्ट्रीन होता है, इसको रेस गेस्टे के नाम से हम लोग जानते हैं। जो सेक्शन 6 होता है इसको हम लोग रेस गेस्टे के नाम से जानते हैं।
रेस गेस्टे के बारे में अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। सेक्शन 6 को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन कौन सा होता है, तो इसको रेस गेस्टे का सिद्धांत कहा जाता है। अंडर इंग्लिश लॉ द फैक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रेस गेस्टे। एक ही समव्यवहार में अगर कोई काम हो रहा है तो वो इसका क्या माना जाएगा, उसको रेस गेस्टे का पार्ट माना जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस लॉ बताना चाहता हूँ। इस केस लॉ का नाम है रटन वर्सेस क्वीन, क्योंकि ये फॉरेनर केस है और इसमें इंग्लिश जो नाम भी है वो इंग्लिश में है, तो इस केस का नाम है रटन वर्सेस क्वीन। ये जो सेक्शन है, ये जो केस लॉ है वो रिलेटेड है सेक्शन 6 से। द विक्टिम हैज़ कॉल्ड द पुलिस फॉर हेल्प बट बिफोर ऑपरेटर कुड कनेक्ट टू द पुलिस आर कॉल्ड वाज डिस्कनेक्टेड। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक महिला थी, महिला ने पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब फ़ोन मिलाया जाता था तो वो फ़ोन डायरेक्ट ऑपरेटर के पास जाता था। जैसे अभी भी हम लोग 100 नंबर पे कॉल करेंगे तो 100 नंबर के पास कॉल करेंगे तो डायरेक्ट 100 नंबर वाले के पास कॉल नहीं जाता है, डायरेक्ट वो लखनऊ जाता है, फिर लखनऊ से फिर बताया जाता है कि हाँ आप अपना पता लिखवा दीजिए, किस जगह पे हैं, वहाँ पे वो लिखवाया जाता है। तो यही इस केस में हुआ था, रटन वर्सेस क्वीन वाले में मामले में क्या हुआ था कि एक महिला थी, उसने अपना जब ज्यों ही फ़ोन मिलाया उसको क्या कहते हैं ऑपरेटर को फ़ोन मिलाकर उसने कहा कि लेटर द पुलिस फाउंड दैट हियर। तो जब उसने फ़ोन मिला करके वहाँ पे कहा ऑपरेटर से कि देखिए मेरे साथ इस तरह की समस्याएं होती हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, तो इतनी बात कहने के बाद क्या हो जाता है, फ़ोन उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो महिला रहती है, महिला का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर वहाँ से ऑपरेटर के द्वारा सूचना दी जाती है पुलिस को कि पुलिस वहाँ पे जाती है। जब पुलिस वहाँ पे जाती है तो क्या पाती है, लेटर द पुलिस फाउंड हर डेड बॉडी फ्रॉम हर हाउस फ्रॉम वेयर द कॉल वॉज मेड। जहाँ से फ़ोन किया गया था वहाँ पे देखा जाता है कि उस महिला की क्या हो गई है, वहाँ पे मृत्यु हो गई है। फ्रॉम द हाउस वेयर द कॉल वॉज मेड एंड द टाइम ऑफ दैट एंड द टाइम ऑफ द फ़ोन कॉल्स वॉज ऑलमोस्ट द सेम। ये भी देखा जाता है कि जब महिला ने फ़ोन किया था, ऑपरेटर के पास अभी फ़ोन मिला, अभी 10 मिनट का ही टाइम हुआ, उसी 10 मिनट के अंदर वो क्या हो गई, महिला मर गई है। तो इसको रेस गेस्टे का पार्ट माना जाता है, मतलब कि एक ही समव्यवहार में कार्य हुआ है तो ये रेस गेस्टे कहा जाएगा। सो द कॉल मेड द पुलिस आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 एट द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसी को सेम ट्रांजेक्शन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये सेक्शन 6 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। फिर एक और केस लॉ आ जाता है आर वर्सेस वेडिंगफील्ड। ये 1879 का केस है जो कि प्रिवी काउंसिल के द्वारा इसको देखा गया था। ए वुमन विथ हर हस्बैंड थ्रोट कट comes suddenly out of the room in which she sat injured and shortly before the died said, "Oh dear auntie, see what Weddingfield has done to me. It was held to the inadmissible at the same transaction." इसमें ये कहा जाता है कि एक महिला है, वो अपने घर में से आती है और कहती है, आंटी देखो वेडिंगफील्ड ने क्या कर दिया। वेडिंगफील्ड उसके हस्बैंड का नाम था। देखो आंटी वेडिंगफील्ड ने क्या कर दिया, मेरे गले को काट दिया। और इतना कहने के बाद वो क्या हो जाती है, वो महिला मर जाती है। जब महिला मर जाती है तो अंदर से वेडिंगफील्ड आता है और वो कुछ देखता है, चाहे कुछ सुनता नहीं है। तो जो आंटी से जब जो महिला कही रहती है तो आंटी उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो जो महिला थी वो इसी तरह से आई और बताने लगी कि देखो आंटी वेडिंगफील्ड ने मेरे को क्या कर दिया, मेरा गला काट दिया और इससे मैं मर रही हूँ। तो इतना ही बात को जब कोर्ट में इसको प्रूफ किया गया तो ये सेम ट्रांजेक्शन का माना गया। तो ये भी इसको भी रेस जेस्टे के अंतर्गत काउंट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, काइंडली वॉच दिस वीडियो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ आप लोग भी उसी तरह से पढ़ें कि एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।